चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करें। देखो, फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो चुका था, पूरा चैप्टर हमने समझाया है यहाँ पर। अब जो उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से समझते हैं। पूरा चैप्टर समझा था ना, अच्छी तरह से समझा था? ध्यान है? न समझा हो तो फिर से डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की लिंक है कि जो अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए थे टॉपिक के, वो पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग एक बार देख लेना। तो चैप्टर समझ लेना, फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि हमारा पहला चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें जो पहला क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना है बेटा। तो जो उसमें पहला क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल, उसके क्वेश्चन अब समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 2 मिनट समझो कि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, एसएस के सब चैप्टर के समझाऊंगा एक एक करके। तो जो भी मैं क्वेश्चन आंसर समझाऊं ना, मैंने यहाँ पर वो आंसर शॉर्ट में लिखे हुए हैं। हाँ, भले आपको लग रहा है इतना सारा पॉइंट लिखा हुआ है, पर वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, मेन मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए 3 मार्क 4 मार्क किसी में भी अगर पूछा जाए, तो जो मैंने लिखे हैं ये पॉइंट्स, ये वर्ड्स उसके अंदर आने चाहिए। इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा आंसर बना के लिखना है, ठीक है ना? सेंटेंस बना के लिखना है। मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखे हैं, मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिखे हैं, मेन वर्ड्स लिखे हैं सब में, और आगे भी वैसे ही लिखूंगा। तो आप लोग ध्यान देना, इसके हिसाब से आपको सेंटेंस बना के लिखने हैं, ये टॉपिक उसके अंदर होने चाहिए, तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके हिसाब से आंसर लिखा तो परफेक्ट आंसर कहलाएगा आपका। और अगर आपको पूरा आंसर रीड भी करना है, इसके हिसाब से पूरा पूरा सेंटेंस रीड करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन करके एक लिंक रखी हुई है, वो सॉल्यूशन की लिंक आप लोग एक बार देखना, ठीक है? जिसके अंदर पूरे चैप्टर के सबके जो है वो सॉल्यूशन होंगे, ऐसे हर वीडियो में होगा, बरोबर है? तो ये चीज ध्यान से समझना बेटा। सपोज अगर वो सॉल्यूशन वाली लिंक आज नहीं हुई, वीडियो अपलोड करते वक्त अगर वो आज नहीं है, तो एक आध दिन में वो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग सपोज आज अगर नहीं देख रहे हो, तो कल आकर फिर डिस्क्रिप्शन में देखना, वो लिंक मैं अपडेट कर दूंगा उसमें, ठीक है ना? तो चलो अब क्वेश्चन आंसर समझते हैं कि जैसे पहला चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें पहला क्वेश्चन आंसर इन डिटेल है। आपके मेन जो 3 या 4 मार्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यंस एंड द्रविडियन रेस। जो आर्यंस एंड द्रविडियंस हमारे इंडिया में आए थे, उनके बारे में हमें समझना है। तो हमने समझा था ना चैप्टर में भाई पहले कि हमारे यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज से आकर यहाँ पर बसे थे, और उसी की वजह से हमारी इंडिया में इतनी सारी रिलीजन, इतनी सारी वेराइटीज के लोग देखने को मिलते हैं। तो उनमें से आर्यंस एंड द्रविडियन, उनके बारे में शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे सबसे पहले द्रविडियंस के बारे में लिखें। द्रविडियंस कौन कहलाते हैं, मैंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट इंक्लूड करना है आंसर में, मैं इनके थ्रू ही रीड करके बता रहा हूँ, समझना। जैसे कि दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन, वो स्टोन एज सिविलाइजेशन के लोग कहलाते हैं। उनके डिसेंडेंट मतलब सिंपल वहां से आए हुए, या हम क्या कहते हैं कि भाई वो सिविलाइजेशन स्टोन एज के लोग, कि जहाँ पर कोई उस वक्त टूल्स नहीं, कुछ भी नहीं, पत्थरों की दुनिया में जो रहते थे, वैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना, बराबर ना? जब स्टोन से सब चीजें बनती थी, कोई मेटल्स वगैरह बने ही नहीं थे, स्टोन से सब चीजें बनती थी, वो स्टोन एज सिविलाइजेशन, और वहां से आए हुए ये लोग कहलाते हैं, बराबर? मतलब इनके रिमेन से पता चलता है कि इनकी डेड बॉडीज से पता चलता है कि ये लोग स्टोन एज के रहने वाले थे, मतलब सबसे पुराने लोग, हम सिंपल भाषा में कहें तो, आसान भाषा में समझे तो ये स्टोन एज से आए हुए लोग कहलाते हैं। क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदड़ो कल्चर, यही लोग हैं कि जिन्होंने हमारे इंडिया में मोहेंजोदड़ो कल्चर स्टार्ट किया था। हमारे इंडिया का पहला कल्चर, पहला सिविलाइजेशन वो इन्होंने शुरू किया था। एंड दे केम फ्रॉम नॉर्थ, सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड लेटर कॉल्ड द्रविडियंस। यही लोग थे जो हमारे इंडिया में नॉर्थ से आए थे, इंडिया के नॉर्थ की जो जो कंट्रीज हैं वहां से आए थे वो लोग, यहाँ पे रहे। इन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी जो है वो क्या कहते हैं सोसाइटीज, वो अच्छी तरह से मेंटेन रखी। इन्होंने अपना कल्चर बदला नहीं, अपना जो है वो लैंग्वेज बदली नहीं, वो लैंग्वेज हमेशा जो है वो मेंटेन रखी, और आगे चल के इसी वजह से इनका नाम जो है वो द्रविडियन पड़ा। जैसे एक एग्जांपल है, हम लोगों ने चैप्टर में भी समझाया था कि हमारे इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज अगर कहो तो सबसे पुरानी लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज कहलाती है, संस्कृत नहीं, तमिल लैंग्वेज कहलाती है सबसे पुरानी। और वो सबसे पुरानी लैंग्वेज इनकी थी, द्रविडियंस की, कि जो इंडिया में आए थे उन्होंने तमिल लैंग्वेज स्टार्ट की थी, और अपनी लैंग्वेज बदली नहीं, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के साथ ही वो लोग यहाँ पे रहे,
और अपना सिविलाइजेशन इन्होंने तैयार किया था। यही लोग थे who gave the concept of mother as goddesses and father as god। यही लोग थे कि जिन्होंने देवी देवताओं की पूजा करना सिखाया कि घर में अपनी माता को देवी की तरह, पिता को देव की तरह, भगवान की तरह माना जाए। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और उसी वजह से हम शिव को जो है वो अपना फादर, पिता और पार्वती को माता की तरह मानते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट देने वाले ये द्रविडियन थे। मतलब सपोज कि भाई गॉड गॉडेसेस की पूजा कैसे करनी है, उनकी प्रेयर रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ये सिखाने वाले ये द्रविडियन लोग ही थे। यही लोग थे who started the tradition of worshipping nature and worship with धूप दीप आरती is the gift of them। कि ये इन्हीं का ही दिया हुआ गिफ्ट है, मतलब इन्हीं की ही सिखाई हुई बातें हैं। इन्होंने ही हमें सिखाया कि नेचर की चीजों का वर्शिप कैसे करना है। नेचर में हर चीजों का, तो भले वो सूर्य देवता हो, नदी माता हो, कि पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इन सब की वर्शिपिंग कैसे करनी है वो इन्होंने सिखाया। और सिर्फ वर्शिपिंग नहीं करनी, उसको धूप दीप आरती के थ्रू जो है वो पूजा करना है, जो आज तक हम लोग करते आते हैं। वो सब मेथड वो इन द्रविडियंस की सिखाई हुई मेथड है हमारी। their deities and culture accepted by Aryans। कि इनके जो देवी देवता थे, इनका जो कल्चर था वो इतना अच्छा था कि आगे चल के हर किसी ने इनका कल्चर एक्सेप्ट किया। जैसे खासकर आगे चल के आर्यंस आए। आर्यंस हम लोग कहते हैं कि भाई जितनी भी सिविलाइजेशन इंडिया में बनी थी उनमें से सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन आर्यंस की कहलाती है। या जितने भी ट्राइब्स यहाँ पे आए थे, जितने भी तरह के लोग यहाँ पे आए थे, उनमें से सबसे डेवलप्ड आर्यंस कहलाते हैं। पहले द्रविडियंस आए थे, सबसे पुराने द्रविडियन माने जाते हैं। हाँ, इनसे भी पुराने थे जो हमने चैप्टर में समझा था, पर वो नहीं, हम जनरली द्रविडियंस को सबसे पुराने मानते हैं। लेकिन आगे चलकर जब आर्यंस लोग भी यहाँ पे आए थे, वो भी जो है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में बसे थे, तो उन्होंने भी इनके कल्चर को एक्सेप्ट किया था। द्रविडियंस के कल्चर को, इनके डेइटीज, इनके देवी देवताओं को एक्सेप्ट किया। द्रविडियंस जिस तरह से नेचर की वर्शिप करते हैं, आर्यंस ने भी वही मेथड उन्होंने कंटिन्यू रखी। ठीक है ना, द्रविडियन के सभी कल्चर को आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया, इनका कल्चर इतना अच्छा था। एंड दे प्रोग्रेस अ लॉट इन क्राफ्ट एंड आर्ट, कि इन्होंने क्राफ्ट और आर्ट में भी बहुत प्रोग्रेस की। जैसे ये द्रविडियंस लोग ही थे कि जिन्होंने हमारे इंडिया में बोट वगैरह कैसे बनाते हैं, राफ्ट कैसे बनाते हैं, फिर इसके अलावा वीविंग, डाइंग, ये सब मेथड वो उन्होंने सिखाए। कपड़े कैसे सिलते हैं, वो जो चरखे से जिस तरह से कपड़े तैयार किए जाते हैं, कपड़ों को डाइंग किया जाता है, कलर किया जाता है, ये सब अलग अलग तरह की आर्ट वो द्रविडियंस ने ही हमारे इंडिया में लोगों को सिखाई और आज तक वो चलती आती है। ठीक है, इन्होंने ये सब बताई थी। एंड वो काफी साल तक, द्रविडियन काफी साल तक इंडिया के नॉर्थ में रहे। लेकिन जब नॉर्थ में जो है वो आर्यंस का डोमिनेंस बढ़ गया, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, कि नॉर्थ में फिर आर्यंस जब आए तो पहले तो वो द्रविडियंस के साथ अच्छी तरह से रहने लगे, लेकिन उसके बाद आर्यंस लोगों का डोमिनेंस, उनका राज वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़ गया। और जिसकी वजह से जो द्रविडियंस थे, वो द्रविडियंस को वहां नॉर्थ इंडिया में रहना अब सूटेबल नहीं लगता था। ये द्रविडियंस ही थे कि जो आर्यंस के साथ जो है वो पहले अच्छी तरह से रहे, अपना कल्चर शेयर किया, इंटरकास्ट मैरिजेस भी की। कि द्रविडियंस का आर्यंस के साथ जो है वो मैरिजेस, उनकी फैमिली में मैरिजेस होते थे, ये इंटरकास्ट मैरिजेस इन्होंने स्टार्ट की द्रविडियंस ने। मैट्रियार्चियल सिस्टम इन्होंने शुरू किया। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है वो आर्यंस का डोमिनेंस बहुत बढ़ता गया। अब आर्यंस जो है वो राजा बनते गए, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग शहरों में राजा बने, उनका रूल चलता गया और ये द्रविडियंस का कल्चर धीरे 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 डाउन होने लगा। और उसी वजह से द्रविडियंस को नॉर्थ इंडिया में अब सेफ नहीं लगा और वो द्रविडियंस वहां से शिफ्ट होके साउथ इंडिया में आ गए। दे शिफ्टेड टुवर्ड्स साउथ इंडिया, तो वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए द्रविडियंस। और आज भी साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो ओरिजिनली द्रविडियन लोग कहलाते हैं। ये द्रविडियंस ही हैं जो स्टार्टिंग में पहले नॉर्थ इंडिया में आकर बसे थे, काफी साल वहां पे रहे, बहुत डेवलपमेंट किया इन्होंने। लेकिन जब आर्यंस वहां पे आ गए नॉर्थ इंडिया में और वहां पे उनका राज बढ़ गया, तो ये सब लोग जो है वो साउथ इंडिया में बस गए। अब साउथ इंडिया की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन तो द्रविडियन रेस की कहलाती है। बात आ रही है ना, ध्यान ध्यान से समझना है बेटा, और ये सब पॉइंट्स याद रखना। द्रविडियन की शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट भी है, ये सब पॉइंट्स अच्छी तरह से लिखना उसमें। और उसके बाद आर्यंस आते हैं। भाई आर्यंस, आर्यंस हमारी इंडिया में आने वाली जितनी भी ट्राइब्स थी उनमें से सबसे डेवलप्ड ये कहलाती है।
आर्यंस, दे आर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये आर्यन सिविलाइजेशन इन्होंने तैयार की। हमारे इंडिया में सबसे पहली सिविलाइजेशन वो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो इन्होंने शुरू की थी, द्रविडियंस की। उसके बाद अलग अलग तरह के लोग आए, सबने अपनी अपनी सिविलाइजेशन शुरू की, और जो आर्यंस आए थे उन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन शुरू की, और उन्होंने अपना एरिया जो है वो बहुत डेवलप कर लिया। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे करके ये आर्यंस का राज हो गया। पहले तो कुछ ही आए थे आर्यंस यहाँ पर, और द्रविडियंस के साथ अच्छी तरह से मिलजुल के रहते थे। वहां पे बताया ना कि उनके कल्चर की भी उन्होंने शेयरिंग की। इसके अलावा उनके साथ जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेस भी की, फैमिली डेवलप किया उन्होंने, वो अच्छी तरह से रहे। लेकिन धीरे धीरे आर्यंस ने पूरी नॉर्थ इंडिया में अपना कब्जा कर लिया, और ये पूरी नॉर्थ इंडिया का एरिया वो आर्यव्रत कह के पहचाना जाता था। देयर एरियाज कॉल्ड आर्यव्रत। जितने आर्यंस जितने भी नॉर्थ इंडिया के एरिया में रहते हैं वो आर्यव्रत कहलाते हैं। वो पूरा एरिया आर्यव्रत पहले कहलाता था, और यही लोग सपोज हमारे इंडिया के रियल हिंदू कहलाते थे। हिंदू रिलीजन अगर किसी ने स्टार्ट किया हो तो वो आर्यंस थे, इन्होंने शुरू किया था। इनका एरिया अगर कहो तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड, हमारे गुजरात और ये ऊपर राजस्थान, ये नॉर्थ वेस्ट साइड है, कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हुए ईस्ट में मिथिला, जो आज का बिहार कहलाता है। हमारे नॉर्थ वेस्ट, अब इंडिया का मैप इमेजिन करो, हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड जो हमारे गुजरात राजस्थान ये साइड का एरिया कहलाता है। तो भाई यहाँ से लेकर ईस्ट में बिहार तक ये पूरा एरिया वो आर्यंस का था। और इवन साउथ में भी अगर जाओ तो साउथ में विंध्याचल जो माउंटेन्स है, साउथ में विंध्याचल माउंटेन्स, वहां तक का पूरा एरिया वो आर्यंस का एरिया कहलाता था। इतना पूरा एरिया वो इनके हाथ में था, जो आर्यव्रत कहलाता है। पूरे एरिया को पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन ईस्ट। एक्सटेंडेड मतलब उन्होंने बढ़ाया, ईस्ट में मिथिला तक एंड अप टू विंध्याचल इन साउथ। साउथ में विंध्याचल माउंटेन्स है, वहां तक पूरा डेवलपमेंट इन्होंने किया। यही लोग थे, देवर द नेचर लवर्स। ये नेचर लवर थे, नेचर की हर चीजों की प्रेयर करना ये जानते थे। और एक्चुअली आर्यंस ने ये नेचर की प्रेयर करना वो द्रविडियंस से सीखा था। आगे बताया ना, द्रविडियन भी नेचर लवर कहलाते हैं, और उन्हीं से ही नेचर की पूजा करना, कि भले वो सूर्य भगवान हो, पवन देवता हो, नदी माता हो, कि पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सबकी पूजा करना वो द्रविडियन से ही इन्होंने सीखा था, और इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने सिर्फ पूजा करना सिखाया था, इन्होंने उसके रिगार्डिंग हियम्स स्टार्ट किए। दे कंपोज द हियम्स फॉर प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। अलग अलग नेचर की चीजों की पूजा करने के लिए हियम्स, हियम्स मतलब कहलाते हैं कि भाई एक तरह के श्लोक, मंत्रास। जो आज हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो उसके लिए अलग मंत्र यूज करते हैं, दूसरों के लिए अलग मंत्र यूज करते हैं, होता है ना। तो ये जो प्रेयर के मंत्र थे वो इन्होंने डेवलप किए थे आर्यंस ने। एंड कहो कि भाई इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, और आगे चल के पूरी इंडिया में इनका नाम सबसे ज्यादा हुआ, आर्यंस का नाम सबसे ज्यादा हुआ। और उनके राजा सच में इतने बहादुर थे, आर्यन जाति के राजा जितने भी थे वो सच में इतने बहादुर थे, इतने जो है वो नामचीन थे, कि आर्यन के ही एक राजा थे, किंग भरत। भरत नाम के राजा आर्य के ही, और उन्हीं राजा पर से पूरे देश का नाम जो है वो भारत देश पड़ा। तो सोचो वो राजा जो है वो कितने ग्रेट राजा होंगे, कि उन्हीं पर से ही पूरे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा था। और सिर्फ भारत नहीं, अलग अलग नाम पहले उसे दिया जाता था। जैसे है ना कि दिस वास्ट लैंड वर रिकॉग्नाइज्ड एज भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष, आफ्टर द नेम ऑफ किंग भारत। इनका जो वास्ट लैंड मतलब जो इनका पूरा एरिया था, पूरी जमीन, और आगे चल के पूरे भारत देश की जमीन, पूरी जमीन जो है वो इनके नाम से पहचानी गई। भरत नाम के राजा थे, उन्हीं पर से ही जो है वो भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष, ये जो है वो पूरे देश का नाम दिया गया, और आगे चल के भारत नाम हुआ इसका। बराबर, तो ये सबसे डेवलप्ड जाति ये कहलाती है ना हमारे इंडिया की। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, और ये जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स आप लोग बुक में नोट भी कर लेना, भले एग्जाम में पूछे तो ये सब पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, तो वो परफेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसे अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड इट्स डिटेल। कि कल्चर और उसकी थोड़ी सी डिटेल हमें एक्सप्लेन करनी है कि कल्चर क्या है।
तो हमने चैप्टर में भी समझा था, हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट था ये कि भाई कल्चर, कल्चर मीन सिंपल वे में कहलाता है द वे ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का तरीका। कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी तरह के, कोई भी कास्ट, कोई भी ट्राइब, कोई भी रेस, कोई भी तरह के लोग रहते हो, सबका अपना अपना कल्चर होता है, उनका जिंदगी जीने का तरीका होता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, सब कुछ। कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के उनके रीति रिवाज हैं, कैसा खाना पीना है, कैसे घर बनाते हैं, कैसा काम करते हैं, सब कुछ जो है वो उनके कल्चर को डिस्क्राइब करता है। ये सब मिलाकर ही तो कल्चर होता है ना। इन कल्चर टाइम टू टाइम जो है वो हमेशा बदलता रहता है कि नहीं? ये सिंपल सा कल्चर होता है, जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल हमेशा दिया हुआ है, नॉर्मल याद रखते हैं कि जैसे साउथ इंडिया में द्रविडियन कास्ट के लोग आज भी रहते हैं, जो अभी भी पहले समझा पहले क्वेश्चन में, कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले जो लोग आज साउथ इंडिया में रहते हैं, उनमें से काफी लोगों का ये कल्चर है कि वो रोज सुबह उठकर अपने घर को साफ सुथरा करते हैं और घर के बाहर जो है वो रंगोली बनाते हैं। ये उनका कल्चर है, ये उनकी जिंदगी जीने के तरीके का एक हिस्सा है कि नहीं? तो ऐसे हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है कि भाई हम लोग है कि रोज सुबह उठकर हम लोग मंदिर जाते हैं या सुबह जो है वो ये काम करते हैं। अच्छा ठीक है, हमारा खाना खाने का तरीका जो है वो रोज का इस तरह का है, सबका अपना अपना कल्चर है ना, बरोबर? तो यही तो कहते हैं कि कल्चर मीन्स द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका, जिसमें सब कुछ आ जाता है। इट इज द टोटल ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, आइडियल्स। कोई भी तरह के लोगों का, उनके हैबिट्स, उनकी आदत कैसी है, हर चीज की आदत, उनके वैल्यूज, कि उनकी वैल्यूज कैसे हैं, वो कौन सी बातों में मानते हैं, उनके कस्टम, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, आइडियल्स, उनके सिद्धांत कैसे हैं, वो कौन सी बातों में ज्यादा मानते हैं, बरोबर? सिंपल जिंदगी जीने का तरीका, ये सब उनके कल्चर में आ जाता है। और कल्चर सिर्फ जो है वो यही नहीं बताता है, यही नहीं बताता है कि वो कैसे जीते हैं। कल्चर के थ्रू पता चलता है कि उन लोगों का डेवलपमेंट कितना अच्छा है। सीधी सी बात कहलाती है कि जो लोग अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, अच्छी तरह से कनेक्टेड रहते हैं, उन कास्ट, उन ट्राइब, उन लोगों का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। तो कल्चर के ज़रिए जो है वो उनकी लाइफ का अचीवमेंट, उनकी लाइफ के डेवलपमेंट का भी पता चलता है। वही पॉइंट है कि इट इज द रेफरेंस टू अचीवमेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट एटसेट्रा। उनके कल्चर के थ्रू ही पता चलता है कि उस कास्ट के लोग इन सब चीजों में, एटसेट्रा, सब चीजों में कितना अचीवमेंट उनको है, कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, कितनी उनको सक्सेस है, कितना आगे बढ़े हुए वो कास्ट है। अगर हम कहते हैं ना कि भाई ये कास्ट के लोग, ये ट्राइब के लोग बहुत डेवलप्ड हैं, तो उनका मेन रीजन यही होता है कि वो अपने कल्चर से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। उनके कस्टम, उनकी हैबिट्स, उनकी वैल्यूज, उनके आइडियल्स बहुत अच्छे हैं, जिनसे उन ट्राइब की अचीवमेंट भी अच्छी खासी हो पाती है। And many scholars, thinkers, artisans, sages, saints, scientists, historians, they have contributed for its growth. हमारे इंडिया का कल्चर अगर देखें ना, तो हमारे इंडिया के कल्चर में जो है वो वैरायटीज देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आए थे, हर तरह के लोग, अलग अलग जो है वो दुनिया के अलग अलग कोने में से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पर बताया, लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को अपनाया, अपने अपने कल्चर को ग्रोथ किया, है कि नहीं? तो इसी वजह से हमारे इंडिया में तो कल्चर की वैरायटीज देखने को मिलती है। और इंडिया के ही अलग अलग सेजेस, जो साधु संत थे, कितने सारे साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े पंडित थे, उन्होंने इंडिया के कल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, इंडिया के कल्चर को बहुत डेवलप्ड किया है। और इंडिया के कल्चर को अगर सम अप करें, इंडिया में भले अलग अलग जाति, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उन सब के कल्चर में जो है वो एक मेन चीज पता चलती है। हमारे इंडियन कल्चर का मेन चीज है सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित एंड आनंद, दे आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। इंडिया में भले अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, पर उन सब के कल्चर में एक चीज कॉमन मिलती है, जो इंडियन कल्चर को डिस्क्राइब करता है, सत्य, चित और आनंद की फीलिंग। सत्य, हमेशा सच के रास्ते पर चलना, चित्त, अपने मन को जो है वो जानना और मन की ताकत को पहचानना, और आनंद, हमेशा जो है वो खुशी और एक अच्छी से लाइफ जीना, बरोबर? ये चीजें वो हमारा हर इंडियन कल्चर डिस्क्राइब करता है। बात आ रही है ना ध्यान? तो ये कल्चर जो है वो वे ऑफ लाइफ है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, टाइम टू टाइम कल्चर बदलता है, ऐसा नहीं हमेशा सेम रहता है। जो भी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर, थिंकर्स जो भी सब हो चुके हैं,
इन्होंने कल्चर को डेवलप किया, बदला टाइम टू टाइम, आज भी बदलता रहता है। हमने एग्जाम्पल दिया कि पहले के समय में तो सती प्रथा वो भी एक कल्चर था, बाल विवाह वो भी एक कल्चर था, लेकिन जो चीज गलत थी वो टाइम टू टाइम बदली ना। पहले प्रेयर करने का जो है वो टाइमिंग मेथड्स अलग होती थी, अब बदलती जा रही है। तो कल्चर टाइम टू टाइम बदलता है, पर हर टाइम में वहाँ के लोगों का वे ऑफ लाइफ वही हमारा कल्चर डिस्क्राइब करता है। बता रही है तुम, ध्यान से ये सब पॉइंट्स नोट कर लेना बेटा, नोट कर लो इसे, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन समझे। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल। कि हमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में समझाना है। देखो हेरिटेज के दो टाइप्स हमने चैप्टर में समझे, देखे दो तरह के हेरिटेज होते हैं, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज जो नेचुरली बने हुए हैं, कि जैसे अलग अलग लैंडस्केप आ गए, वेजिटेशंस आ गए, एनिमल्स आ गए, रिवर्स हो गए, ये सब नेचुरल हेरिटेज की कैटेगरी में आता है। और दूसरा आता है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मतलब कहलाता है मेन मेड हेरिटेज, कि ऐसी हमारी विरासत, ऐसी चीजें हमारे देश की कि जो मेन मेड है, जो यहाँ के लोगों ने बनाई थी और आज तक जो है वो चलती आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता आता है, ऐसा कल्चरल हेरिटेज है। और हमारे गुजरात का कल्चरल हेरिटेज कौन कौन सा है वो हमें डिस्क्राइब करना। अच्छा देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ नेम है हमारे, तो वो सब नेम मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन वो कौन कौन सी कैटेगरी के नेम है वो कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उन सब के अंदर जैसे गुजरात का हेरिटेज अगर डिस्क्राइब करना है तो गुजरात के हेरिटेज के लिए अलग अलग कैटेगरी में वो हेरिटेज हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वो कैटेगरी मैंने लिखी है, हर कैटेगरी के अंदर कुछ कुछ नाम है, तो वो नाम आप लोगों को लिखने हैं। मैं वो नाम डायरेक्ट यहाँ बुक में से रीड कर रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक देखो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात करके पूरा पॉइंट है। जो कल्चरल हेरिटेज का टॉपिक है उसी के ही अंदर कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात करके पूरा पॉइंट, पूरा पैराग्राफ है, उसके अंदर सब नाम दिए हुए हैं। तो आप लोग भले आपकी टेक्स्ट बुक या कोई भी रेफरेंस बुक आपके साथ में रखो और उसमें देखो कि ये पूरा पॉइंट किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं नाम रीड कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझना। तो चलो, अगर गुजरात का कल्चरल हेरिटेज डिस्क्राइब करना है तो उनके प्लेसेस में सबसे पहले डिस्क्राइब करना है द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हमारे गुजरात के ग्रेट प्लेसेस कि जो कल्चर के हिसाब से सबसे बेस्ट हैं, कि लेजेंडरी हैं, कि इतनी शानदार चीजें जो और कहीं पर ना हो शायद, कि ऐसी लेजेंडरी प्लेसेस, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जिसका, कि जो शानदार तरीके से बनी हुई है, इन सब प्लेसेस के नेम बताने। तो इन प्लेसेस के नेम अगर कहें तो जैसे हमारे यहाँ पर लोथल सिटी जो धोलका तालुका में आई हुई है, इसके अलावा रंगपुर लिमड़ी तालुका में है, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर ढोलावीरा है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, इसके अलावा रोजड़ी या श्रीनाथगढ़ जो राजकोट में आया हुआ है। ये सब प्लेसेस हैं, ये सब छोटे छोटे प्लेसेस हैं जो कल्चरल वे में बहुत इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब करते हैं। तो एक ये कैटेगरी, हर कैटेगरी में कुछ कुछ नाम है। देखो इसमें बहुत सारे नेम दिए गए हैं हमारी टेक्स्ट बुक में भी, आपको सब नाम याद ना होते हो तो हर कैटेगरी के जो है वो दो दो तीन तीन चार चार नाम आप लोगों को याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो पहला कल्चरल नेम हमने लिखा, फिर उसके बाद प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। हमारे गुजरात के पिलग्रिमेज प्लेसेस कौन से हैं? पिलग्रिमेज मतलब यात्रा स्थल कहलाते हैं, कि जो यात्रा स्थल लोग यात्रा के लिए जाते हैं। तो ऐसे पिलग्रिमेज प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो उनमें आता है विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, इसके अलावा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, गेट ऑफ चंपारण, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मनसार लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनारा, शेकिंग टावर अहमदाबाद का, सीधी सैयदनी जाली ये भी अहमदाबाद में, टेम्पल ऑफ हथी सिंह भी अहमदाबाद का है। इसके अलावा सहस्त्रदिन लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी। ये सब प्लेसेस जो है वो मेन हमारे इंडिया, हमारे गुजरात के पिलग्रिमेज प्लेसेस में आते हैं। सब नेम है ना, ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जो रिलीजियस धार्मिक वे में, कि जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे सब प्लेसेस। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो जैसे द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, फिर श्रद्धा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे गुजरात में आया हुआ है, सोमनाथ टेम्पल। फिर अंबाजी आया हुआ है नॉर्थ गुजरात में, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर बहुचराई जी है पाटन डिस्ट्रिक्ट का, रणछोड़ राय टेम्पल है डाकोर खेरा डिस्ट्रिक्ट में, श्यामला जी है अरावली डिस्ट्रिक्ट का।
ये सब रिलीजियस इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब करने वाले प्लेसेस हैं। इनके अलावा वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस, हमारे गुजरात के फेमस प्लेसेस जो टूरिज्म के लिए भी बेस्ट हैं एंड रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे सब प्लेसेस, इन प्लेसेस के अगर नाम कहें तो जैसे पोलो फॉरेस्ट है, पोलो फॉरेस्ट आया हुआ विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा काइट फेस्टिवल होता है, काकरिया कार्निवल होता है, या फिर तानारीरी फेस्टिवल चलते हैं, नॉर्थन डांस फेस्टिवल है, रणोत्सव चलता है। ये सब है कि जो हमारे यहाँ पर टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस में मानते हैं। पता है अलग अलग सीजन, अलग अलग फेस्टिवल के टाइम में ऐसे मेले लगते हैं, ऐसे प्लेसेस जो है वो वहाँ पर तैयार होते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं ऐसे प्लेसेस विजिट करने के लिए। तो वो सब प्लेसेस एंड आखिरी में आता है जैन एंड बुद्धिज्म केव। जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोगों की जो केव्स बनी हुई है, तो वो केव्स कौन कौन से प्लेसेस पे हैं, तो वड़नगर, तरंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक, जागड़िया। तो ये सब प्लेसेस हैं कि जहाँ पर जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स बने हुए हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई गुजरात का कल्चरल हेरिटेज डिस्क्राइब करना है, तो कल्चरल मेन मेड हेरिटेज, तो वो मेन मेड हेरिटेज ऐसे अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब करेंगे और हर कैटेगरी में कुछ कुछ नेम्स हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अरे बात ध्यान, इसमें सिर्फ नेम ही थे हाँ, तो अच्छी तरह से याद रखना बेटा। तो चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन देखा ना आंसर इन डिटेल, उसके हमने तीनों क्वेश्चन समझे, समझ में आया ना। फिर उसके बाद जो आंसर इन पॉइंट वाइज है उसके क्वेश्चन वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।